पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेन रूम में वापस चली आती है और कहती है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो हमें साथ में सोने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम पिछले 2 सालों से सेपरेटली ही सोते आए हैं। जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले का। युनवू घर आता है तो देखता है उसने जो रूम उनके आने वाले बेबी के लिए तैयार किया था, उस रूम का सारा सामान निकाला जा रहा था। मेड से पूछने पर वो बताती है कि मैडम हेन ने हमें ये रूम खाली करने का ऑर्डर दिया है। जो सुन युनवू गुस्से में हेन से बात करने आता है। हेन जो कॉल पर अपने सेल्स टीम से बात कर रही थी, युनवू आते ही उससे पूछता है कि तुम ये रूम खाली क्यों करा रही हो। हेन बताती है कि अब इस रूम का कोई यूज नहीं है, अब मुझे ये रूम बहुत इरिटेटिंग लगता है। ये सुनकर युनवू को बहुत बुरा लगता है। हेन कहती कि हमें अब इन सब की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो फोन पे बिजी हो जाती है। युनवू गुस्से में घर के अंदर चला आता है और मेड से कहकर अपना सारा सामान इस रूम में शिफ्ट करा लेता है। युनवू बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इधर हेन भी बेबी का सारा सामान जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। रात को युनवू उस रूम में सोने आता है। सीलिंग पर वही स्माइली स्टिकर देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है। इधर हेन भी अपने रूम में उसके होने वाले बेबी के फीटस का फोटो देखकर रोने लग जाती है। इससे हमें समझ आता है कि अब उसका बेबी नहीं रहा। तो इनकी बेबी के साथ क्या हुआ था ये तो हमें अभी दिखाया नहीं गया। तो हेन उस फोटो को देखते हुए अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि तुम्हें अब से रोने का कोई हक नहीं है। तो युनवू और हेन दोनों ही इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे और शायद इसी के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सुबह हो चुकी थी। हेन बेड के पास ही बैठी हुई थी, यानी वो रात को सोई भी नहीं थी। युनवू को कुछ घंटे बाद होश आता है तो वो अपने घर की ओर आता है। अपने रूम में आकर देखता है कि हेन तो तैयार होकर बैठी थी। तो उससे पूछता है कि तुम जल्दी उठ गई। हेन पूछते क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं सोई थी। युनवू पूछता है क्या तुम बिल्कुल नहीं सोई। तो हेन कहती है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो बाहर चली आती है। तो थोड़ी देर बाद युनवू और हेन शहर जाने के लिए निकलते हैं। तो सब लोग उन्हें गुड बाय कहने आते हैं। वहीं पर सॉन्ग की मॉम भी आ गई थी जो युनवू को देखकर पहचान जाती है। तो वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। मिस्टर बेग सॉन्ग से अपनी मॉम को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं, पर इससे पहले ही सॉन्ग की मॉम युनवू से कह देती है कि डिवोर्स बड़ी बात नहीं है, मुझे भी डिवोर्स चाहिए था। जब मौका था तब मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए था। डिवोर्स की बात सुनकर हेन के साथ बाकी सब लोग भी हैरान रह गए थे। युनवू का तो फेस ही उतर गया था। इस ह्युनते को इशारा करने लग जाती है ताकि वो सॉन्ग की मॉम को यहाँ से अंदर ले जाए। सिचुएशन संभालते हुए कहते हैं कि इनका दिमाग फिर से खराब हो गया, सॉन्ग इन्हें अंदर लेकर जाओ। तभी फिर से उनकी मेमोरी चली जाती है और वो मिस्टर बेग को उनका हस्बैंड समझने लगते हैं। तो सॉन्ग उन्हें जल्दी से अंदर ले जाता है। हेन जो इन सब के बारे में सोच ही रही थी, सॉन्ग की मॉम की कंडीशन देखकर उसे बिलीव होने लगता है कि उनका दिमाग सही नहीं है और कुछ गड़बड़ हो जाए इससे पहले मिसॉन हेन को कार के अंदर बिठाने जाती है और उसे बताती कि ये हमारी पड़ोसी है जिनका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। युनवू की मॉम हेन को कुछ नाशपाती देती है और उसे अपने तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहती है। सब लोग उसे गुड बाय कहते हैं। युनवू तो हेन से नजरें चुरा रहा था। डरते हुए वो कार में बैठ जाता है और दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मिसॉन, डैड और ह्युनते डिस्कस करने लग जाते हैं कि क्या हेन को समझ आ गया होगा। मिसॉन कहती कि सॉन्ग की मॉम की हालत देखने के बाद उसे उनकी बात पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे उन दोनों के बीच कुछ तो अजीब लगा। इवन उन दोनों ने आई कांटेक्ट भी अवॉइड किया। डैड तो उसे डांटने लग जाते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसे कल खाना खिलाते टाइम युनवू के स्कूल लाइफ के बारे में बताया था, कितनी सारी लड़कियां उसके प्यार में पागल थी और उसे हर रोज इतने सारे लव लेटर्स मिलते थे। ये सब सुनकर ही वो अपसेट हुई होगी। ह्युनते उन्हें बताता है कि युनवू कल रात उसके रूम में नहीं सोया था, उसने पूरी रात बहुत ड्रिंक किया, शॉप में ही सो गया। मिसॉन कहती कि आखिर उनके बीच क्या हो गया, जो दोनों 4 साल पहले एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे, अचानक उनका प्यार गायब कैसे हो गया। तो हमें यहाँ पे 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जब मिसॉन ने हेन को मिलने बुलाया था, उसने हेन को कुछ पैसे देकर युनवू से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, क्योंकि तब उन्हें हेन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। युनवू ने हेन के फैमिली को गरीब समझ लिया था, इसके बारे में उसने अपने घर वालों को बताया था। इसीलिए मिसॉन नहीं चाहती थी कि युनवू हेन से शादी करे, इसीलिए वो उन दोनों का ब्रेकअप कराने पहुंच गई थी। मिसॉन कहती कि मैंने सुना है कि तुम गरीब हो और मेरी दादी के जमाने के कपड़े पहनती हो। हेन कहती कि वो सारे स्पेशल विंटेज कलेक्शन है, इसका प्राइस वो बता नहीं जा रही थी, पर वो रुक जाती है। देन से कहती कि मैं युनवू से ब्रेकअप कभी नहीं करूंगी। मिसॉन कहती है तुम कितनी चालू हो, मेरे भोले भाले भाई को अपने प्यार में फंसा लिया। तुम्हें पता भी है कि मेरे भाई से कितनी सक्सेसफुल लड़कियां डेट करना चाहती है, जो लोग इतने टॉप पोजीशन में काम करते हैं। पर तभी यहाँ पे युनवू पहुंच जाता है। मिसॉन पे गुस्सा करने लग जाता है कि आपने इसे क्या कहा। हेन का हाथ पकड़कर उसे पीछे कर लेता है और मिसॉन के लाए पैसे को पटक कर कहता है कि आप ये ड्रामास देखना बंद कर दो, ऐसे पैसे देकर ब्रेकअप करवाना ड्रामास में ही होता है। तो हेन उसे कहती है कि ड्रामास में तो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, ये तो उसके सामने चिल्लर है। मिसॉन कहती है कि मैं बस इस लड़की से तुम्हारा पीछा छुड़ाना चाहती थी और वैसे भी मुझे पता है कि ये लड़की तुम्हारी टाइप की नहीं है। जिसने हेन उससे अपना हाथ छुड़ाती उससे पूछती है कि अच्छा तो मिस्टर युनवू की टाइप कैसी है। मिसॉन बताती है कि युनवू को सॉफ्ट एंड प्योर लड़की पसंद है, जो तुम्हारे जितने नखरे नहीं करती और जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत हो। जो सब सुन हेन युनवू की ओर घूरने लगती है। तो युनवू से बताता है कि हाई स्कूल में मुझे ऐसी लड़की पसंद थी, पर अभी मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो सिर्फ तुम हो, इसीलिए किसी की भी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर वो उसे ले जाता है। जाते हुए हेन तो वो पैसे भी उठा लेती है। ये देखकर मिसॉन हैरान रह गई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तीनों सोचने में लग जाते हैं कि आखिर इनके बीच ऐसा क्या हो गया जिससे इनका रिलेशनशिप बिगड़ गया। इधर कार में भी दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। तो कुछ घंटे में दोनों घर पहुंच जाते हैं। इससे बारिश हो रही थी तो युनवू छाता लेकर हेन के साइड आता है, पर हेन तो जल्दी में घर के अंदर जाने लगती है। युनवू भी उसे भीगने से बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी जाने लगता है। तभी हेन अचानक से रुककर कहती कि मैं तुम्हारा कोई वेट नहीं कर रही थी, इसीलिए ये मत सोचना कि मैं कल रात तुम्हारा वेट करते करते नहीं सोई, जो कि सच था। पर हेन युनवू से नाराज थी, इसीलिए वो इसे गुस्से में ऐसा बोल रही थी। युनवू कहता है मुझे पता है और मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा। ये बोलकर
बोलकर उसके हाथ से उसका बैग लेता है और कहता है जल्दी अंदर चलो। हेन जाने लगती है पर फिर से रुककर उसे कहती है कि मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, वो मेरा बेड नहीं था और कुत्ते भी बाहर भौंक रहे थे, इसीलिए मैं नहीं सो पाई। वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम मेरा वेट नहीं कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी तुमने मेरा कभी वेट नहीं किया। जो सुन हेन को तो और गुस्सा आता है तो उससे कहती है सही कहा, मैं किसी और के लिए वेट करने वालों में से नहीं हूँ। वो कहता है हाँ इसके बारे में मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। ये सुनकर हेन को गुस्सा तो आता है पर वो देखते कि वो खुद भीग कर उसे बारिश से बचा रहा है, इसलिए उसे कहती कि छाता अच्छे से पकड़ो। हिनवो को तो अपनी कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो हेन से कहता है कि जल्दी अंदर चलो वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी। जो देख हेन और जल्दी से अंदर जाने लगती है ताकि उसकी वजह से हिनवो खुद ना भीगे। पर तभी सामने की ओर से योनसोंग आ जाता है जो उसे अपने छाती के अंदर लेता है। पूछती कि तुम यहाँ पे कैसे। योनसोंग कहता है कि अंदर चल के बात करते हैं। ये बोलकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे अंदर ले जाता है और हिनवो तो बस उन्हें देखता रह जाता है। दोनों अंदर बैठे ही थे कि कुछ देर में हिनवो आता है तो हेन चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तो हिनवो योनसोंग से पूछता है कि अचानक तुम यहाँ कैसे। योनसोंग कहता है कि हेन की मॉम ने मुझे यहाँ पे बुलाया, शायद उन्हें मेरे लिए बुरा लगा होगा कि मुझे अकेले होटल में रहना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए बुला लिया। जो कि अच्छा ही है क्योंकि हेन और मुझे साथ में मिलकर बहुत सारे काम भी तो करने हैं, इसीलिए यहाँ गेस्ट हाउस में रहना सही होगा। जो सुनकर हिनवो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो योनसोंग उससे पूछता है कि क्या मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत है। हिनवो कहता है कि अगर मैंने हाँ कहा तो क्या तुम यहाँ से जाओगे। योनसोंग कहता है बिल्कुल नहीं। हिनवो कहता है कि फिर जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम की ओर चला जाता है। इधर हेन अपने हाथ में लाइफ लाइन वाली रेखा देखती है जो कि पेन से ड्रॉ करके किसी ने बढ़ा दी थी। हेन सोच में होती कि आखिर मेरे हाथ में ये किसने ड्रॉ किया होगा, क्योंकि सुबह तो ये उसके हाथ में नहीं थी। खैर वो अपने हाथ धोकर नीचे आती है और योनसोंग से पूछते कि हिनवो कहाँ गया। योनसोंग कहता है वो ऊपर ही तो गया, क्या तुमने उसे रूम में नहीं देखा। हेन कह देती है नहीं तो, जिससे योनसोंग उससे पूछता है कि कहीं तुम दोनों अलग अलग रूम में तो नहीं रहते हो। जो सुन हेन तो चुप हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। योनसोंग ने बटलर ग्रेस से हिनवो और हेन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जान लिया था। दोनों में बनती नहीं है और दोनों पिछले 2 सालों से अलग अलग रूम में रहते हैं। बटलर बताती कि हिनवो को देखकर मुझे साफ समझ आता है कि वो अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान है, पर पता नहीं क्यों वो फिर भी उनके लिए ही काम करता है। इवन चेयरमैन तक उसी की बात मानते हैं। हेन और हिनवो का रिलेशन चाहे जितना भी बुरा हो, पर कंपनी के मैटर में इवन हेन भी उसी की बात मानती है। हर मैटर में हिनवो ही उन्हें सही रास्ता दिखाता है, इसीलिए सबसे पहले हमें हिनवो को उस घर से निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा प्लान काम करेगा। योनसोंग कहता है सही कहा, वो हमारे प्लान के बीच आ सकता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, योनसोंग पूछता है कि क्या तुम दोनों में सब कुछ ठीक है। हेन पूछती क्या मतलब। तो योनसोंग कहता है कि आमतौर पर जब वाइफ का मेल फ्रेंड उनके साथ रहने आ जाए तो हस्बैंड को प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर जब मैंने हिनवो से पूछा कि मेरे यहाँ आने से क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, पर उसने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर हेन को बुरा लगता है, पर हम देखते हैं कि हिनवो को तो बहुत प्रॉब्लम थी। वो अपने रूम में आकर सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर सासू माँ को इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, ऊपर से इसे गेस्ट हाउस में ही रहने के लिए दिया। आखिर उन्होंने क्या सोचकर ये डिसाइड किया। हिनवो याद करता है जब योनसोंग ने उसे कहा था कॉलेज टाइम में हेन और मेरा अच्छा रिलेशनशिप था। हिनवो तो उसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिर इनका कितना अच्छा रिलेशनशिप था, जो अभी हेन को भी उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हिनवो बहुत जेलस हो रहा था। तो हेन, योनसोंग, सुचोल और मॉम डिनर करने के लिए बेसमेंट में आते हैं। तो हमें पता चलता है कि इन सब का घर बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हेन का अलग बिल्डिंग है, सुचोल का अलग, मॉम एंड डैड का अलग और ग्रैंडपा का भी पर्सनल बिल्डिंग है। पर ये बेसमेंट वाली जगह उन सभी के घर से जुड़ा हुआ है, जहाँ सभी लोग रात को खाना खाने आते हैं। मॉम सभी को डिनर करने के लिए बैठने कहती है और हेन कहती है कि मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लो। मॉम पूछती है क्यों, तुमने तो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से खाना खाया, वो भी बहुत मुस्कुराते हुए। तो सुचोल उसे बताता है कि तुम्हारे ससुराल वाले वीडियोस किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिनको हमारी पीआर टीम ने सोशल मीडिया से हटाया। पूछते इससे आपको क्या प्रॉब्लम थी। मैं हंसकर उनके साथ खाना खा रही थी, इससे आपको प्रॉब्लम थी। मॉम कहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हंसते हुए बहुत रेयरली दिखती हो, इसलिए मैं थोड़ी हैरान थी। हेन कहती आप भी तो मुझसे बहुत रेयरली हंसते हुए बात करती हो। मॉम कहती कि हंसते हुए बात करने जैसी क्या ही बात बाकी है। हेन कहती इसीलिए आप लोग अपना खाना एंजॉय करो। ये बोलकर वो चली जाती है। तो खाने के बाद सुचोल योनसोंग को मस्का लगाने लग जाता है, खुद की तारीफों के पुल बांध देता है। पर योनसोंग को पता था कि ये एक नंबर का नल्ला है और इसे बिजनेस का कुछ नहीं पता। तो हेन फिर से अपना चेकअप कराने आती है। यूरोप के जिस मेडिकल सेंटर ने हेन को ठीक करने का दावा किया था, वो लैब जर्मनी में था। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने जो तुम्हारा रिपोर्ट भेजा उसके हिसाब से वो तुम पर एक कैंसर ट्रीटमेंट यूज करने वाले हैं, इसमें वो तुम्हारी ब्लड से इम्यून सेल्स को कार्टी सेल्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि ट्यूमर सेल्स को हटाने के काम में आते हैं। पर इस ट्रीटमेंट से अभी तक सिर्फ ल्यूकेमिया के पेशेंट्स ही ठीक हुए हैं, ब्रेन ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए इसका यूज अभी तक नहीं हुआ है। हेन कहती कि पर उन्होंने तो कहा था कि मेरे ठीक होने के चांसेस 50% से भी ज्यादा है। डॉक्टर बताते हैं कि दूसरे पेशेंट के ऊपर इस ट्रीटमेंट का यूज करके उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, उन पेशेंट्स में भी सुधार आया है। वही देखकर उन्होंने तुम्हें ये परसेंट बता दिया, पर इससे कोई भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ है। हेन कहती पर मैं ठीक होंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया में ढूंढना पड़े, पर मैं अपना इलाज ढूंढ कर रहूंगी। बोलकर वो चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 15 का एंड यहीं पर होता है। अब हेन अपना इलाज कराने के लिए क्या करेगी, देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।